अपने लोग क्या करते हैं कि पिछली बार जीरे का भाव 60,000 हो गए तो सभी ने जीरा लगा दिया। सबसे पहले तो मैं विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इफ्को को मैं बधाई देना चाहता हूं, इफ्को परिवार को, कि आपने इस तरह का एक किसान मेले का जो सही सिलेक्शन किया, एक बोरुंदा जैसे एक जागरूक गांव में करवा के बहुत ही अच्छा शुरुआत की आपने। क्योंकि बोरुंदा हमेशा खेती के मामले में हो चाहे और साहित्य के मामले में हो, हमेशा यहाँ के किसान बहुत ही जागरूक रहे हैं, ये हमेशा नए नए नवाचार करते रहे हैं। तो इसलिए इनको टेक्नोलॉजी का जो भी हमारे वैज्ञानिक और जो भी हमारे अधिकारी आए हैं जो बताएंगे, निश्चित रूप से इसको अपनाएंगे। और ज़्यादा जहाँ तक कृषि की बात है, हमारे डॉक्टर बलराज सिंह जी जो माननीय कुलपति हैं, जो वो बोलने के बाद कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा हमारे लिए कुछ बचता नहीं है और हमारे बहुत समस्या हो जाती है कि बलराज सिंह जी बोल गए तो अब हमें क्या बोलना है, क्योंकि वो लंबा चौड़ा पूरा कर देते हैं सभी सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में सभी कुछ बता देते हैं, तो हमारे लिए बहुत बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। पर मैं बात करना चाहूँगा, साहब ने जैसे बताया कि कृषि के क्षेत्र में हमारा देश में बहुत विकास हुआ। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद पहले हमारा देश बहुत आयात करता था, हमारे 33-34 करोड़ देश आज़ाद हुआ जब जनसंख्या थी तो सिर्फ 50 मिलियन टन अनाज का उत्पादन होता था और हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। आज की तारीख में हमारे पास 146 करोड़ जनसंख्या होते हुए भी हम 330 मिलियन टन अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। चाहे फल पैदा होने की बात करें तो दुनिया में हम दूसरे स्थान पर हैं, मसालों की बात करें हम दुनिया में फर्स्ट नंबर पे हैं। तो कहने का मतलब हमारे देश ने बहुत प्रोग्रेस की, कृषि के जो हरित क्रांति के बाद में बहुत कुछ हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ। और कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में पूर्णतः जनसंख्या जो है कृषि और कृषि के आधारित उद्योगों पर निर्भर है। तो कृषि से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कृषि इस देश की रीढ़ है। और कृषि में जो ये डेवलपमेंट तो हुआ, पर इसके साथ साथ हमारे कुछ समस्याएं आई है, जिसमें मैं थोड़ा सा समस्याओं के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो हमारे आज जैसे मेजर समस्या जो खेती में आ रही है, जो जलवायु परिवर्तन में आप जैसे देख ही रहे हो, आज एकदम कितना टेम्परेचर बढ़ गया। शुरू में जब आप बात कर रहे थे, अपने बुआई के समय की बात कर रहे हैं, जीरा बो रहे थे 8-10 नवंबर तक, कितना टेम्परेचर हाई था। नहीं तो अपने किसान यदि लास्ट नवंबर में या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जीरा लगा देते, जीरा उग जाता है। पर इस बार टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जीरा 8 नवंबर तक नहीं उग रहा था। तो कहने का मतलब जलवायु परिवर्तन से हमारे बहुत कुछ चेंजेज हो रहे हैं, नए जैसे अब नए खरपतवार भी जलवायु परिवर्तन के कारण आ रहे हैं, नए कीड़े आ रहे हैं, नए बीमारी आ रही है, कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं पाला पड़ रहा है, कहीं ओले पड़ रहे हैं। तो इस तरह से कहीं एग्रीकल्चर में जो ये बहुत बड़ी चुनौतियां आ रही है। परंतु कई जगह जो क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है उसके लिए, जैसे बाजरा जैसी क्रॉप है, उनमें फायदा ही है। वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, अपना अथुण्या राजस्थान की बात करा तो अथुण्या राजस्थान में पहली बरसात बहुत कम होती, जो समय के साथ अब बरसात ज्यादा होने लगी है। तो अथुण्या राजस्थान में निश्चित रूप से हमारे जलवायु परिवर्तन हमारे लिए फायदे का होगा निश्चित रूप से। और अथुण्या राजस्थान में कई जो नई फसलों की अपने जिक्र भी कर रहे थे कि जैसे अनार की, बाड़मेर के लोग बहुत चीजें नए नवाचार भी कर रहे हैं। इसमें अनार हो, खजूर हो, अंजीर हो, सब नई तरह की जो फसलें वो कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तो इसके लिए भी अपन को एक मेजर चैलेंज है जलवायु परिवर्तन का। दूसरा, हमारे खेती में यहाँ की जो मेजर समस्या है, अपने मारवाड़ की बात करें या पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो सबसे ज्यादा समस्या है तो सिंचाई की समस्या है। सिंचाई का हमारे पास जल पानी की बहुत कमी है। राजस्थान में तो पहले हमेशा 3 साल में 2 साल तो काल पड़ते ही थे। अब कुछ जगह पर पानी हुआ है, पर पानी हुआ अपन ज्यादा अपने लाला स्वार्थ के कारण ज्यादा से ज्यादा पानी का दोहन कर रहे हैं। मैं छोटा था जब बोरुंदा में सुनते थे 100 के पंप, ऐसे इतना अंडरग्राउंड पानी था कि लोग छोटे बच्चे बह जाते थे, इतना पानी चलता था यहाँ पर, ऐसा सुनता था मैं। पर आज क्या हालत हो रही है बोरुंदा की? पानी की समस्या, जो पानी नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है। और पानी की क्वालिटी, पहले पानी मीठा हुआ करता था, जहाँ भी दिक्कत है जो अब पानी में साल्ट आने लग गए, तो साल्ट आने से हमारी फसल की चॉइस खत्म हो रही है। आज हम जहाँ खारा पानी है, जैसे जो मीठे वाले पानी वाली फसलें हैं, जैसे दलहन फसलें हैं, अपन उगा नहीं सकते हैं। परंतु अपन ने कुछ फसलें भगवान ने या प्रकृति ने ऐसी दी है
है जो अपन आराम से खारे पानी में कर सके हैं, वो अपने लिए वरदान भी है। और मैं बात करूं खेती में जो आज नया चैलेंज है, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य जो भी अपने आदान है, उनकी रेट लगातार बढ़ रही है। रेट बढ़ने से हमारे साथ खेती में क्या हो रहा है कि खेती करना महंगा साबित हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर, हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा। आदान का कम से कम यूज किया जाना चाहिए। तो आदान हम कम से कम और उचित मात्रा में, जैसे आप इफ्को के द्वारा आप लाए गए नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, इससे ड्रोन से आप स्प्रे करो और कम लागत में और सही जगह पे सटीक, जहां आप इंजेक्शन देना सीधा पौधे को मिलेगा, नहीं तो डीएपी डाल देते थे, जमीन में गहरा पड़ा रहता था, उसका कोई यूज नहीं होता था, सीधा पौधे को आप उपलब्ध कराओगे। तो इस तरह से ये तकनीकी। और सबसे बड़ी दिक्कत एक चुनौती है जो किसान के लिए, कृषि उत्पादों का मूल्य अस्थिरता, मूल्य का कोई पता नहीं और किसान विविधता नहीं करता है। अपने लोग क्या करते हैं कि पिछली बार जीरे का भाव 60,000 हो गए तो सभी ने जीरा लगा दिया, पिछली बार सौंफ के भाव ज्यादा थे तो इस इलाके में सारे लोगों ने सौंफ लगा दी। परंतु अपन को सब फसल को लेके बैलेंस चलना चाहिए, ताकि हमें किसी भी फसल से नुकसान भी हो जाए तो अपन को सुरक्षा मिलेगी। एक फसल खराब हो जाएगी तो दूसरी फसल बचेगी। अपन को एक फसल के पीछे नहीं भगना है। यदि जीरा पिछली बार 60 था, अब क्या हालत हो रही है, 20,000, सब ने जीरा लगा लिया। तो कहने का मतलब अपन को इन चीजों की और भी ध्यान देना है। और मैं इफ्को की बात कर रहा हूँ, जहां तक ये जो फर्टिलाइजर है, इनकी अपन को लोड बहुत ज्यादा, 2-3 लाख करोड़ रुपए का हर साल अपन को आयात करना पड़ रहा है। और बिना समझदारी के अंधाधुंध इनका यूज कर रहे हैं, जिससे अपने पर्यावरण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जहाँ यहाँ सेजे के कुएं, उनमें आपने कभी देखा होगा, छोटा ऊपर है जगह जो पानी है, जो नाइट्रेट के कारण आप चाय नहीं बना सकते हो, चाय भी फट जाती है, इतना वो नाइट्रेट का असर है। तो अपन को इसको फर्टिलाइजर को कम से कम यूज लेना है। अब हमारे पास इफ्को ने दूसरा हमारे को सब्स्टिट्यूट भी दिया है, तो इसका अपन बिल्कुल यूज करना है। और इफ्को का जो ये इनका प्रभाव है, हमारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग फसलों पे जब हम अनुसंधान करते हैं, तो इफ्को के द्वारा, मान साहब के द्वारा हमें अनुसंधान के लिए खरीफ में 4 फसलों पे बाजरा, तिल, कपास और मूंग, और रबी के अंदर गेहूं, जीरा, इस सब मेथी, इन पे हम नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का हम रिसर्च कर रहे हैं और 2 साल से कर रहे हैं। इस साल तीसरा साल है, उसका निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से आपके लिए जो इसका लोड आपके भी लिए कम हो जाएगा खर्चा, और इस पे काम कर रहे हैं रिजल्ट, तो आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा यूज लें और अपने देश के लिए और अपने पोल्यूशन को बचाएं। दूसरी मैं छोटी सी, अब क्योंकि वक्ता में बहुत बैठे, मैं ज्यादा लंबा बात तो काफी करना चाह रहा हूँ, पर मैं आपका ही इलाके का रहने वाला हूँ, घर का ज्यादा बोलूं मैं, अपन तो बाद में ही बात कर लेंगे। हमारे बहुत महंगे मेहमान मूल्य आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हुए हैं, मिश्रा साहब आए हुए हैं, रामन्यास जी बैठे हैं, मटोरिया साहब बैठे हैं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अब। और छोटी सी एक जरूर बात कहूंगा, मैं कृषि शिक्षा के बारे में बात करता हूं, मैं कृषि विश्वविद्यालय से आता हूं, तो मैं अपना इस इलाके के लोग या मारवाड़ के लोगों की बात करें तो अपने कृषि शिक्षा में यहाँ वाले तो आप जागरूक हो, बोरुंदा वाले 12वीं तक तो पढ़ाते रहते थे, वो स्कूल एग्रीकल्चर की बहुत पुरानी है, परंतु कॉलेज एजुकेशन में 12वीं तक तो सुपरवाइजर तो इसके गांव के सुनते हैं तो 400-500 बन गए होंगे, पर ऊपर के अधिकारी कोई नहीं बने। और इसका मैं उदाहरण बताता हूं, जोबनेर जहां से ये अभी वीसी साहब आए थे, वहां ठाकुर साहब ने, वहां के गांव के ठाकुर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 1947 में सैकड़ों बीघा जमीन दी थी, फ्री में दी थी कि यहाँ पर कृषि महाविद्यालय बनाओ, और उस महाविद्यालय का आज असर देखो आप, आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में हर गरीब का बच्चा, हर गरीब की बच्ची ऑफिसर बनी बैठी है। जैसलमेर में जाओगे तो जोबनेर का मिलेगा, बांसवाड़ा में जाओगे तो जोबनेर का मिलेगा। पहले मैं बड़ी दुख की बताता हूं कि अपने इलाके में मारवाड़ में कृषि की शिक्षा के लिए कोई महाविद्यालय नहीं था, पर 2000 के बाद हमने बहुत प्रयास किया था। हम गलती से ज्यादा वहां पड़ गए, जोबनेर पड़ गए थे, पर हमने बहुत माथा फोड़ी किया। जोधपुर नौकरी लगने के बाद कोई भी सीएम बना, चाहे वसुंधरा जी बनी, अशोक जी बनी, वहां के लोकल लीडर को पकड़ ले जाते थे कि भाई किसान तो हमारे मारवाड़ के बड़े बड़े, और कॉलेजें बनाते हो आप, पूर्वी राजस्थान में एक बनाओ। फिर लास्ट में
अशोक जी ने सुनी तो 2012 में हमारे जोधपुर में बनाई, फिर सुमेरपुर में बनाई, फिर CR चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की तो 2015 में नागौर में बनाई, अब तो कॉलेजें खुल गई। तो आपको मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ाओ। एग्रीकल्चर में विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चियों को पढ़ाओ। बच्चियों को पढ़ाओगे तो बाहर ही पढ़ाओगे, 11वीं 12वीं उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, BSc कराओगे तो भी स्कॉलरशिप मिलती है, MSc PhD तक मिलेगी, कोई भी कास्ट की हो, हर कैटेगरी की बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलती है। और माताएं बहनें से मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चियों को आप बिल्कुल कृषि शिक्षा पढ़ाओ। और कृषि का जो भविष्य है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो वैल्यू एडिशन, जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में काम है, सब प्रोसेसकरण के सारे काम अब होने हैं, नई इंडस्ट्री आएगी, बहुत बड़ा स्कोप इसका बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से मैं आपसे करता हूं कि इस बोरुंदा आज जो मीटिंग की उसका मेरे आना चाहिए कि अगली साल बोरुंदा से 10-15 लोग तो हमारी कॉलेज में बच्चे लोग आने चाहिए, एडमिशन लेने चाहिए। और आपसे मैं काफी समय लिया और विशेष तौर से हमारे इफ्को के अधिकारियों से मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।